जब तक यहाँ की आधी आबादी को हम बौद्ध नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जितने भी एससी ओबीसी के लोग हैं ये सब पुराने राजा महाराजा हैं, सारे के सारे बौद्ध थे, इसलिए कोई भी अगर बौद्ध बनता है तो कोई आरक्षण पर फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध की प्रतिमा को लीप करके, पोत करके, कलर करके, उड़नियाँ उड़ा करके, मूर्ति बना करके पूज रहा था। हाई कोर्ट ने पहली बार हिंदुओं को लताड़ा है, कहा ये देवी देवता नहीं है, ये बुद्ध की प्रतिमा है, पूजा करना बंद करो। ये इस कार्यक्रम में लाखों लोग बुलाने का ये बहुत बड़ा मकसद है। जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत में, वहाँ जितने भी हमारे वकील्स हैं, उनसे मैं कहूँगा सब लोग आईपीएल डालिए, अपनी अपनी केस करिए, और जितनी भी जगह हिंदुओं ने बौद्ध मठों पर बलात् कब्जा किया है सबको खाली करवाना है। शोषण करने वाला और जिसका शोषण होता है, ये दोनों आपस में मित्र नहीं हो सकते। शेर और बकरी कभी तो आपस में दोस्ती नहीं कर सकते। तो जो लोग हमेशा लूटते रहे, जिन्होंने हमेशा हराम का खाया है, ऐसे लोगों से दोस्ती हमें खत्म करनी पड़ेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा जी हैं। 9 अक्टूबर को बौद्ध महासम्मेलन करके लखनऊ को हिलाने की योजना बना रखी है। क्या है कार्यक्रम 9 अक्टूबर को? 9 अक्टूबर को सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी के दिन बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें कई देशों से विद्वान बुलाए गए हैं, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु बुलाए गए हैं और बाबा साहब का परिवार आ रहा है। और इस कार्यक्रम में आउट ऑफ स्टेट से हज़ारों लोग आ रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पहली बार लखनऊ में गैर राजनीतिक इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें लाखों लोग आ रहे हैं और दीक्षा ले रहे हैं। क्या मकसद है कार्यक्रम का एक्चुअल? बुद्ध की संस्कृति, उनका दर्शन, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। बाबा साहब का एक स्लोगन था जब उन्होंने दीक्षा ली थी कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। तो यह अभियान हमारा वही है। सब कुछ बाबा साहब ने दिया, हमने ले लिया, लेकिन बाबा साहब ने हमें धम्म दिया, आज दिन तक हमने नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब मैं जाता हूं तो मुझे अपना मुंह काला करना पड़ता है, क्योंकि भारत में बौद्धों की संख्या नहीं है। इतनी बड़ी आबादी और यहाँ 2 करोड़ बौद्ध नहीं है। ये अपमान का है विषय। इसलिए हम बौद्ध भिक्षुओं की अस्मिता का सवाल है, मान सम्मान का सवाल है। जब तक यहाँ की आधी आबादी को हम बौद्ध नहीं बना देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। जब बुद्धिस्ट बनने की बात होती है तो ओबीसी एससी के तमाम लोगों के मन में ये बात रहती है कि हमारा रिजर्वेशन अगर बुद्धिस्ट बनेंगे तो शायद छिन जाएगा। ऐसा है क्या? संविधान बनाने के बाद जिसमें रिजर्वेशन हमें मिला था, बाबा साहब ने दीक्षा ली। अगर दीक्षा लेने से, बौद्ध होने से रिजर्वेशन चला जाता तो बाबा साहब कभी दीक्षा नहीं लेते। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा और सोकाल्ड हिंदुओं के द्वारा फैलाई जाती है। अगर आप धर्मांतरण करेंगे, और ये धर्मांतरण भी नहीं है, ये तो घर वापसी है। धर्मांतरण होगा उनका होगा, ये तो हमारी बुद्धिज्म की तो घर वापसी है। जितने भी एससी ओबीसी के लोग हैं ये सब पुराने राजा महाराजा हैं, सारे के सारे बौद्ध थे, इसलिए कोई भी अगर बौद्ध बनता है तो कोई आरक्षण पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। तमाम लोगों को इस बारे में भ्रांति रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा ये पता चले कि अगर बुद्धिस्ट कोई बनता है तो उसके आरक्षण पर कोई हम चोट नहीं। जी, धर्म अलग विषय है, वर्ग अलग विषय है। हमें आरक्षण वर्ग से मिला है। धर्म हमारी निजता है और भारत धर्मनिरपेक्ष है। ये किसी एक धर्म का देश नहीं है, इसलिए आप बौद्ध बन सकते हैं, आरक्षण से उसका कोई लेना देना नहीं है। बुद्धिज्म के प्रसार प्रसार के अलावा और क्या मकसद रखा? इतने लाखों लोगों को जुटाने की आप बात कर रहे हैं, तो और क्या पैगाम देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? सबसे बड़ा हमारा पैगाम ये है कि जो मद्रास में हुआ, हाई कोर्ट ने जबरदस्ती बलात् कब्जा किया। हिंदू बुद्ध की प्रतिमा को लीप करके, पोत करके, कलर करके, उड़नियाँ उड़ा करके, मूर्ति बना करके पूज रहा था। हाई कोर्ट ने पहली बार मान सम्मान भारत का रखा है और बुद्ध की संस्कृति का रखा है। हिंदुओं को लताड़ा है, कहा ये देवी देवता नहीं है, ये बुद्ध की प्रतिमा है, पूजा करना बंद करो। ये मैसेज पूरे भारत में चला गया है और हम सब लोग आह्वान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लाखों लोग बुलाने का ये बहुत बड़ा मकसद है। जितने भी हाई कोर्ट हैं भारत में, वहाँ जितने भी हमारे वकील्स हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, उनसे मैं कहूँगा सब लोग आईपीएल डालिए, अपनी अपनी केस करिए। और जितनी भी जगह हिंदुओं ने बौद्ध मठों पर बलात् कब्जा किया है, चाहे वो तिरुपति बालाजी हो, चाहे बद्रीनाथ हो, सोमनाथ हो, जगन्नाथपुरी हो, सबको खाली करवाना है, क्योंकि सारे के सारे बौद्ध स्थल हैं, बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसलिए हमने लाखों लोगों को लखनऊ बुलाया है। लाखों लोगों को बुला रहे हैं, इंतजाम किस तरीके से होंगे? बहुत बड़ा इंतजाम है। बहुजन समाज के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जब 100 में 85 हम हैं तो इंतजाम में क्या कमी होगी?
पुलिस में लोग हमारे हैं, शासन प्रशासन में लोग हमारे हैं, चाहे जो सरकार बना ले वहाँ लोग हमारे हैं, आखिर जाओगे कहाँ? इसलिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अतिथियों का पूरा इंतजामात किया जा रहा है और बहुत ही उत्साह के साथ। ये कार्यक्रम भंते सुमित रतन जी का नहीं है, ये कार्यक्रम किसी संगठन का नहीं है, ये कार्यक्रम विचारधारा का है, क्योंकि विचारधारा बड़ी होती है, संगठन और व्यक्ति छोटा होता है। इसलिए पहली बार हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हुए कि व्यक्ति और संगठन की कोई वैल्यू नहीं है, विचारधारा बड़ी होती है। अगर विचारधारा जिंदा बनी रहेगी तो अच्छे लोग पैदा होते रहेंगे, हमारे जैसे भंते, आपके जैसे पत्रकार, सामाजिक जिंदा लोग पैदा होते रहेंगे। और अगर विचारधारा नहीं रहेगी तो कुछ पैदा नहीं होगा। इसलिए मैंने आह्वान किया है, हजारों लोग आइए, लाखों लोग आइए। एक सवाल लोगों के जहन में होगा, एक तो इतने लाखों लोगों को जुटाने की अनुमति, दूसरा कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर इतने लाखों लोग एकत्रित हो सकते हैं? मान्यवर कांसीराम स्मृति उपवन, पूरे देश भारत में तमाम मुख्यमंत्री हुए, लेकिन उसमें बहन जी का नाम आता है जिन्होंने बुद्ध की विरासत के लिए, बुद्ध की संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। लखनऊ में दो बड़े बड़े रैली स्थल हैं, एक माता रमाबाई रैली स्थल और दूसरा मान्यवर कांसीराम स्थल, सांस्कृतिक स्थल, दोनों माननीय बहन जी के द्वारा बनाए गए हैं। इस मान्यवर कांसीराम स्मृति उपवन इतना बड़ा एरिया है कि मुख्यमंत्री बनकर के लोग शपथ वहाँ लेते हैं। पूरा मेला वहाँ लगता है, लखनऊ महोत्सव वहाँ लगता है, बहुत बड़ा एरिया है। हजारों बसें आएंगी, वो भी खड़ी हो जाएंगी और कई लाख लोग आ जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे। पूरा खाने पीने का इंतजाम किया गया है और सारे लोग मिलकर, सारे संगठन मिलकर, सारे सामाजिक धार्मिक लोग मिलकर उसे कर रहे हैं। इतने लाख लोगों की अनुमति सरकार देगी, क्योंकि मैं ऐसी जगह कार्यक्रम कर रहा हूं, उसका किराया दे रहा हूं। मैं किसी मोहल्ले में जाम नहीं लगवा रहा हूं, न किसी रोड पर हमारे ट्रैफिक के लोगों को परेशान कर रहा हूं। मैं उस स्थान पर कार्यक्रम कर रहा हूं जो स्थान रैली के लिए बनाया गया है। वह स्थान ही इसलिए बनाया गया है। बहुत बड़ी पार्किंग की जगह है, 7-8 बड़े बड़े गेट हैं, लाखों लोग आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका सरकार को पैसा जाता है। ये हमने समझाया तो हमें अनुमति दी गई, कहा कि मैं कोई एक मोहल्ले में तो कार्यक्रम कर नहीं रहा हूँ, बड़ी जगह में कर रहा हूँ और व्यवस्था हमारी होगी, हमारे वॉलंटियर्स हैं, पुलिस भी हमें दी गई है ताकि वहाँ सुरक्षा हो सके। एक महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के जहन में होगा कि भले ही ये धम्म का कार्यक्रम है, आप कह भी रहे हैं कि शायद किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया जा जी, देखिए, जो लोग समान विचारधारा के राजनीतिक लोग हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। देखिए, मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, लेकिन हम विचारधारा के व्यक्ति हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करूँ जो हमारे संस्कृति का, हमारी सभ्यता का दुश्मन हो। जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे जिस पार्टी के हैं, बाबा साहब बुद्ध में विश्वास रखते हैं, संस्कारित हैं, वैचारिक हैं, वो लोग कार्यक्रम में आ सकते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम विशुद्ध सामाजिक धार्मिक है, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आपने कहा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, अलग अलग तरीके से प्रचार चलते हैं। जब कार्यक्रम इतना बड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर उसका क्रिटिसाइज करने वाले भी उतने ही बड़े लोग निकल करके आएंगे। तो उनका कहना है कि इस समय 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, ऐसे समय में इतने लाखों लोगों को जुटा करके कुछ ना कुछ संदेश तो दिया जाएगा, किसको हटाना है, किसको गिराना है, किसको बनाना है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बाबा साहब की धम्म क्रांति के बाद हर साल होता है। कभी ये महाराष्ट्र में होता है, कभी ये जयपुर में होता है, कभी ये देहरादून होता है, कभी पंजाब में, कभी पटना में, कभी बंगाल में, अब की बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बाबा साहब का परिवार आ रहा है। भारत के जितने भी गणमान्य बुद्धिजीवी हैं जो इस बुद्धिस्ट आंदोलन को चला रहे हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, संविधान के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, बड़े बड़े संगठन के माध्यम से हो, जो भी इस मानवतावादी विचारधारा को, विज्ञानवादी तर्क संगत को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारे लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है ये। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या उस मंच से ऐसा कुछ संदेश दिया जाएगा कि किसको हटाना है, किसको गिराना है, किसको बनाना है? देखिए, जो नेता हमारी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन के विरोधी हैं, उन नेता को हम कभी पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो। मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, बहुजन समाज की रोटी खाता हूँ, बहुजन समाज के लिए काम करता हूँ। मैं चाहूँगा, जायज़ सी बात है कि देश का प्रधानमंत्री बहुजन बने, प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुजन बने और बुद्ध की संस्कृति यहाँ चले, जहाँ कह सकते हैं शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिए। ऐसा देश, ऐसा प्रदेश और ऐसी दुनिया हम बनाना चाहते हैं जहाँ किसी को कोई भय न हो, कोई किसी को सताए ना, कोई किसी को बुरा भला न कहे, सब लोग अपना विकास करें और आगे बढ़ें। ऐसा हम भारत चाहते हैं और ऐसा भारत तभी संभव है जब बौद्ध विचारधारा से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा।
और हाँ, याद रखिएगा, 1250 साल बुद्ध की संस्कृति ने यहाँ शासन किया है। जितनी भी एससी ओबीसी की जातियां हैं, लगभग सब पुराने राजा महाराजा हैं और सबको शासन करने का मौका मिला, तभी भारतीय स्वर्णिम बना। 1250 साल का इतिहास है और मैं फिर चाहता हूँ हम सब लोग मेहनत करेंगे, जिसकी ज़्यादा संख्या होगी वही देश का शासक बनेगा। मेरा अभियान होगा कि जो बुद्ध की विचारधारा, फुले की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा पर चलेगा, उसी को हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। मौजूदा दौर में जिस बहुजन राजनीति की आप बात कर रहे हैं, कन्फ्यूज नज़र आती है। पेरियार साहब की भी बात करेंगे, ललई की भी बात करेंगे, रामस्वरूप वर्मा की भी बात करेंगे, जगदेव बाबू की भी बात करेंगे, लेकिन पाखंड को भी ओढ़े रहेंगे। देखिए, नेताओं को, चाहे सामाजिक लोगों को, चाहे धार्मिक लोगों को, लाइन तो खींचनी पड़ेगी। शोषण करने वाला और जिसका शोषण होता है, ये दोनों आपस में मित्र नहीं हो सकते। शेर और बकरी कभी तो आपस में दोस्ती नहीं कर सकते। तो जो लोग हमेशा लूटते रहे, जिन्होंने हमेशा हराम का खाया है, जो लुटेरे रहे, जिन्होंने कभी मंदिर नहीं बनाया, कब्जा कर लिया हो, जिन्होंने कभी घर न बनाया हो, कब्जा कर लिया हो, ऐसे लोगों से दोस्ती हमें ख़त्म करनी पड़ेगी और हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों को साथ लेकर भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपने इतने बड़े कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले रखी है, हालांकि तमाम संगठन सहयोग कर रहे हैं, तमाम लोग रोते पीटते हैं कि बहुजन समाज के लोग सहयोग नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? आप कह रहे हैं कि 85% समाज है, चुटकियों में हो जाएगा। देखिए, जो मरे हुए लोग हैं, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ रो सकते हैं और बुराई कर सकते हैं। भंते सुमित रतन न कभी नेताओं की बुराई करते हैं, न बौद्ध भिक्षुओं की बुराई करते हैं, न पत्रकारों की बुराई करते हैं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है बुराई करने के लिए। मैं बुद्ध के आंदोलन से इतना भरा पड़ा हूँ कि मैं कब रात में सो जाता हूँ मुझे खुद पता नहीं, मैं इतना काम करता हूँ। ये देश के लोग, दुनिया के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे दान देते हैं, सहयोग देते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी धम्म क्रांति आप करने जा रहे हैं। पूरे लखनऊ को नीला करेंगे, पूरे लखनऊ को हम पंसील से भर देंगे और जो भी लखनऊ आएगा अपनी ज़िंदगी का इतिहास बना के जाएगा। ये कार्यक्रम हुआ तो 9 अक्टूबर का हुआ, जहाँ लाखों लोग धम्म की दीक्षा लेंगे। बहुत बड़ा डेकोरेशन चल रहा है, बहुत बड़ी तैयारियां चल रही हैं, वॉलंटियर्स बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छा खाने का प्रबंध किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, आइए, ये लखनऊ में बौद्धों का कुंभ है और ऐसा बड़ा कुंभ जीवन में फिर नहीं मिलेगा। आप लोग जरूर आइए। तमाम वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और विकल्पहीनता की स्थिति में हमारे घर परिवार के लोग पाखंड में फंसे हुए हैं, विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। आंख खोल करके, कान खोल करके सुनिए और देखिए, आपको विकल्प ही विकल्प नजर आएंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर तब आता है जब नियत स्पष्ट हो कि हमें हर हाल में धम्म क्रांति करनी ही करनी है। 9 अक्टूबर बताएगा कि उस धम्म क्रांति का कितना असर पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में पड़ा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।